मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अरिहंत क्लासेज के ऑनलाइन चैनल में। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के पार्ट सेकंड के इकाई सेकंड का जो लेसन नंबर 4 है उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग किसकी बात कर रहे हैं आज हम? पॉलिटिकल साइंस की। तो देखिएगा कि सबसे पहले हमने बात की थी भारत में संघीय शासन की। किसकी बात की थी? भारत में संघीय शासन की। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो राज्य शासन की बात करेंगे, राज्य प्रशासन की बात करेंगे। ठीक है ना बेटा? तो आज जो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा राज्य प्रशासन। किससे संबंधित होगा? राज्य प्रशासन से संबंधित, जिसे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। ठीक है ना? स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। देखिएगा, इस राज्य प्रशासन में सेम केंद्र की भांति अर्थात केंद्र की तरह ही। देखिएगा, केंद्र की अगर हम बात करें, केंद्र या संघ की अगर हम बात करें तो वहाँ एक राष्ट्रपति होता है जो देश का प्रथम नागरिक होता है। राज्य में कौन होता है? एक राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। ऐसे ही यहाँ संघ की समस्त शक्ति, मंत्रिमंडल की समस्त शक्ति, ठीक है ना, प्रधानमंत्री में निहित होती है। मंत्रिमंडल का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। वैसे ही यहाँ एक मुखिया होता है जो होता है मुख्यमंत्री। कौन होता है? मुख्यमंत्री। ये देश की बात कर रहे हैं, ये राज्यों की बात कर रहे हैं हम लोग। अब देश में संसद है, राज्यों में विधानमंडल है। संसद के बेटा यहाँ 2 सदन हैं, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। ठीक है ना? ऐसे ही विधानमंडल के भी 2 सदन हो जाएंगे, एक विधान सभा हो जाएगी, दूसरी विधान परिषद हो जाएगी। तो यह जो विधान परिषद है ये भारत के कुछ ही राज्यों में स्थित है। ठीक है ना? अर्थात भारत के 7 राज्यों में विधान परिषद वो है, जैसे कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है ना, ऐसे 7 राज्यों में विधान परिषद, विधान सभा, विधान परिषद ये हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ हम राष्ट्रपति पढ़ चुके हैं, प्रधानमंत्री पढ़ चुके हैं, संसद का अध्ययन कर चुके हैं हम लोग। अब जो अध्ययन करने जाएंगे, राज्यपाल का अध्ययन भी हम कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा बेटा मुख्यमंत्री। क्या होगा? मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। क्या होगा? मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। तो अब लोग आप ध्यान दीजिएगा। देखिए बेटा, राज्य प्रशासन की बात कर रहे हैं, एक एक टॉपिक क्लियर करते चल रहे हैं हम लोग। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, आज जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं मुख्यमंत्री को। किसको पढ़ रहे हैं? मुख्यमंत्री को। देखिएगा, समझने हेतु बात है, नोट्स आपको मिल ही चुके हैं, सब कुछ नोट्स में से आप उतारते चलिएगा और इनको ध्यान से पढ़ते चलिएगा। मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, किसका अध्ययन करेंगे? मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। देखिए, राज्य का जो संवैधानिक कार्यपालक होता है, संवैधानिक जो मुखिया होता है वो राज्यपाल होता है, देश का राष्ट्रपति होता है। अब मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक कार्यपालक होता है। सबसे पहली बात ध्यान रखनी है, ठीक है? मुख्यमंत्री, जिसे इंग्लिश में चीफ मिनिस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चीफ मिनिस्टर, शॉर्ट नेम सीएम। मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक कार्यपालक होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री राज्य का कौन होता है बेटा? वास्तविक कार्यपालक होता है। ध्यान दीजिएगा, संवैधानिक रूप से, कौन से रूप से? संविधान के रूप से। राज्य में राज्यपाल कौन होता है? राज्य में राज्यपाल होता है। और राज्यपाल को परामर्श देने के लिए, राज्यपाल को परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है, और उस मंत्री परिषद का जो मुखिया होता है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। कहाँ पे? राज्यों में। कहाँ बात करें हम? राज्यों में। तो संवैधानिक रूप से
संवैधानिक रूप से राज्य में एक राज्यपाल होता है जिसका मुखिया कौन होता है, राज्यपाल होता है। और उसी राज्य में राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है और उस मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है स्टूडेंट, मुख्यमंत्री होता है, जिसका हम आज अध्ययन करेंगे। तो देखिए, संवैधानिक रूप से राज्य में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है मंत्रिमंडल के माध्यम से। अब मुख्यमंत्री से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिनको हम यहाँ देखेंगे। देखिए, आपने देखा अनुच्छेद 52 के तहत एक राष्ट्रपति होगा, 153 में राज्यपाल आ गया, 74 में कौन था बेटा, प्रधानमंत्री। अब यहाँ 74 163, ठीक है, यहाँ कितना कम हो जाएगा वो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो देखिए आर्टिकल 163, आर्टिकल 163 के अनुसार राज्यपाल की सहायता एवं सलाह हेतु, अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल की सहायता एवं सलाह हेतु एक मंत्री परिषद होगी और जिसका मुखिया कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। अर्थात राज्यपाल की सहायता के लिए एक मुख्यमंत्री होगा। दोबारा से सुन लेना, शॉर्ट में लिखा गया है, यहाँ डिटेल जो मैं आपको बता रहा हूँ वो इस प्रकार है कि संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल की सहायता एवं परामर्श हेतु एक मंत्री परिषद होती है और उस मंत्रिमंडल या परिषद का एक मुखिया होता है जिसे हम मुख्यमंत्री कहते हैं। आगे देखिएगा अनुच्छेद 164 में कि राज्य में एक मुख्यमंत्री होगा, अनुच्छेद 163 के अनुसार। अब आता है अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति। किसकी नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति। तो देखिए बेटा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा राज्यपाल। कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। आगे देखिएगा कि अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा। लेकिन मंत्री परिषद का निर्माण देखिए, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद का क्या होता है, मुखिया होता है। तो उस मंत्री परिषद का निर्माण, विघटन और मंत्री परिषद को जो भी विभाग सौंपेगा वो कौन सौंपेगा, मुख्यमंत्री सौंपेगा। कौन सौंपेगा, मुख्यमंत्री सौंपेगा। ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सहायता से ही करेगा राज्यपाल ही, परंतु किसकी सहायता से करेगा, मुख्यमंत्री की सहायता से। मुख्यमंत्री बताएगा कि इस व्यक्ति को मंत्री चुनना है तो उसी को राज्यपाल नियुक्त करेगा। अब आगे देखिए, मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। तो देखिएगा, मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री ही करता है। जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री करता है वैसे राज्य में कौन करेगा, मुख्यमंत्री करेगा। मुख्यमंत्री का त्यागपत्र मंत्री परिषद का त्यागपत्र माना जाता है। कहा जाता है कि मंत्रिमंडल एक साथ डूबता है और एक साथ तैरता है, ठीक है, ये कहा जाता है। अब आप लोग आगे देखिएगा, मुख्यमंत्री राज्य कार्यपालिका का क्या होता है, वास्तविक प्रधान होता है। मुख्यमंत्री राज्य कार्यपालिका का क्या होता है स्टूडेंट्स, वास्तविक प्रधान होता है। अगर हम बात करें राजस्थान की, तो देखिए राजस्थान के जो प्रथम मनोनीत जो मुख्यमंत्री थे, दो शब्द आ रहे हैं, एक मनोनीत आ रहा है, एक निर्वाचित आ रहा है। ये पहले ये क्लियर हो जाने चाहिए। मनोनीत का अर्थात जो मन से चुना गया, जो मन से चुना गया। निर्वाचित जो मतदान द्वारा चुना जाता है, अर्थात वोट डालकर। कैसे बेटा, वोट, मतदान द्वारा चुना गया है। तो राजस्थान के जो मनोनीत जो मुख्यमंत्री थे वो थे हीरालाल शास्त्री। कौन थे, हीरालाल शास्त्री। निर्वाचित जो मुख्यमंत्री थे वो थे टीकाराम पालीवाल।
कौन थे बेटा? टीकाराम पालेवा। अब देखिएगा आगे आप लोग कि वर्तमान राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं अशोक गहलोत। कौन है बेटा? अशोक गहलोत। तो देखिएगा कि मंत्रिपरिषदों की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है। ठीक है बेटा। और मुख्यमंत्री राज्य कार्यपालिका का क्या होता है? वास्तविक प्रधान। मुख्यमंत्री राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान भी होता है। मुख्यमंत्री राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। अब इसके बाद मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बाद देखिए जो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है आपके मुख्यमंत्री और राज्यपाल। क्या आता है बेटा? मुख्यमंत्री और राज्यपाल। अब देखिएगा मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो ध्यान से समझिएगा। किताब में जो आपके टॉपिक्स दिए गए हैं उन्हीं के अनुसार हम चल रहे हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर, स्टेट गवर्नर। देखिएगा मुख्यमंत्री और राज्यपाल। ध्यान तक देखिए मुख्यमंत्री, कुछ विशेषताएं हैं मुख्यमंत्री और राज्यपाल। मुख्यमंत्री कैसा होता है? वास्तविक प्रमुख होता है। यहाँ दोनों के बीच कि राज्य का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। पहला पॉइंट कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल में अंतर बताइए। देखिए मुख्यमंत्री क्या होता है? वास्तविक प्रमुख होता है और राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है। मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद एवं राज्यपाल के बीच संवाद की कड़ी होता है। तो ये जो मुख्यमंत्री होता है, कौन? मुख्यमंत्री, ये मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच संवाद की कड़ी होता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच क्या होता है? संवाद की एक कड़ी होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। 164 आर्टिकल 164 के द्वारा। मुख्यमंत्री राज्य संबंधी सूचनाएं किसको देता है? राज्यपाल को देता है। मुख्यमंत्री राज्य संबंधी सूचनाएं किसको देता है? राज्यपाल को देता है। क्योंकि जिस तरह से देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, उसी तरीके से राज्य का प्रथम नागरिक भी कौन होता है स्टूडेंट्स? राज्यपाल होता है। अब देखिए मुख्यमंत्री और राज्य विधायिका जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये ध्यान हो जाएगा। मुख्यमंत्री और राज्य विधायिका। मुख्यमंत्री और राज्य विधायिका। विधायिका देश में जैसे संसद कहा जाता है पार्लियामेंट, राज्य में विधान मंडल कहा जाता है। देखिए जो मुख्यमंत्री होता है विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। मुख्यमंत्री क्या होता है? विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। मुख्यमंत्री क्या होता है? मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। वह सदन का नेता होता है। वह सरकार की नीतियों की घोषणा विधायिका में करता है। और मुख्यमंत्री राज्यपाल को सत्र बुलाने व सत्रावसान करने की सलाह भी देता है। तो मुख्यमंत्री राज्यपाल को क्या करता है? सत्र बुलाने। मुख्यमंत्री राज्यपाल को सलाह देता है कि वह सत्र बुलाए, वह सत्रावसान करे। ठीक है ना। तो सत्र बुलाने अर्थात ध्यान दीजिएगा कि वह राज्यपाल को, कौन? वह मुख्यमंत्री, कि मुख्यमंत्री राज्यपाल को सत्र बुलाने और सत्रावसान करने की सलाह भी देता है। उसके बाद जो टॉपिक आता है बेटा मंत्रिपरिषद का गठन। किसका गठन आता है? मंत्रिपरिषद का गठन। देखिएगा
मंत्रिपरिषद का गठन। तो मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। तो देखिए, राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तो कौन करेगा? मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तो करेगा राज्यपाल। कौन करेगा? राज्यपाल। और इनका गठन कौन करेगा? मुख्यमंत्री। कि किस व्यक्ति को, किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है। तो मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होता है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है बेटा? मुख्यमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है। और मुख्यमंत्री क्या करता है? मंत्रिमंडल का गठन करता है। मंत्रिपरिषद में 3 तरीके के मंत्री होते हैं, जैसा कि हमने पहले केंद्र में पढ़ चुके हैं कि मंत्रिपरिषद में अब गठन किसको करेगा। सबसे पहले यहाँ बात कर लीजिएगा मंत्रिपरिषद का गठन। तो देखिए, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या सदस्यों से 15% ही रहनी चाहिए, 15% रहनी चाहिए। मान लीजिए कि राजस्थान विधानसभा में सदस्यों की संख्या है 200। अब यहाँ कितने प्रतिशत मंत्रिपरिषद बन सकते हैं? 15%। तो 200 का 15% निकालेंगे तो बेटा 30 व्यक्ति क्या बन जाएंगे? यहाँ मंत्री बन जाएंगे। कहाँ पे? राजस्थान में। क्योंकि राजस्थान में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 200। कितनी सीटें हैं? 200। और 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मंत्रिपरिषद का जो गठन होता है वो 15% सदस्यों से होता है। अर्थात राजस्थान में कितने लोग मंत्री बन सकते हैं? 30 बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं? 30 बन सकते हैं। विधानसभा की बात। अब पूछता है कि मंत्रिपरिषद में 3 तरह के मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, जिस तरह से केंद्र में पढ़ा था। पहला, कैबिनेट मंत्री। कौन सा मंत्री होता है बेटा? कैबिनेट मंत्री। दूसरा होता है राज्य मंत्री। एंड थर्ड जो होता है वो होता है उप मंत्री। देखिए, 3 मंत्री होते हैं। पहला होता है कैबिनेट मंत्री। दूसरा कौन सा होता है बेटा? राज्य मंत्री। एंड जो तीसरा जो मंत्री होता है वो होता है उप मंत्री। कौन सा मंत्री होता है? उप मंत्री होता है। अब लोग आप ध्यान दीजिएगा आगे। मुख्यमंत्री की बातें चल रही थी। किसकी? मुख्यमंत्री की। कि राज्य मंत्रिपरिषद कि भारत में केंद्र की तर्ज पर, किसकी तर्ज पर? केंद्र की तर्ज पर। कि भारत में केंद्र की तर्ज पर राज्य में भी, कहाँ पर? राज्य में भी। तो ध्यान दीजिएगा, भारत में केंद्र की तर्ज पर राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली, जिसके अनुसार मंत्रिपरिषद ही राज्य की वास्तविक शासन प्रमुख होती है। मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होता है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। तो अनुच्छेद 163 के अंतर्गत राज्यपाल को उसके कार्यों की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उस मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होगा वो मुख्यमंत्री होगा और मुख्यमंत्री के परामर्श से राज्यपाल इसका गठन करता है और उसको परामर्श से ही पदमुक्त कर सकता है। 91वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद की संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की अधिकतम 15% निश्चित कर दी गई है। कितनी कर दी गई है? 15% निश्चित कर दी गई है। ये और मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं बेटा? 3 प्रकार के। कैबिनेट जो उच्च स्तर के मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार के, उप मंत्री जो इन दोनों के अधीन रहकर कार्य करता है। ये 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। अब मुख्यमंत्री की शक्तियां और कार्य आते हैं बेटा कि मुख्यमंत्री की क्या क्या शक्तियां हैं। देखिएगा, मुख्यमंत्री की शक्तियां और कार्य।
मुख्यमंत्री की शक्तियां और कार्य। मुख्यमंत्री की क्या क्या शक्तियां और कार्य। देखिए, मुख्यमंत्री सरकार का वास्तविक अध्यक्ष होता है। मुख्यमंत्री सरकार का वास्तविक अध्यक्ष होता है, पहली बात। संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल। ध्यान देना, हमें पढ़ना है कि मुख्यमंत्री सरकार का वास्तविक अध्यक्ष होता है। वह राज्यपाल को अपने मंत्रियों की नियुक्ति तथा उनके विभागों में आवंटन करने की सलाह देता है। तो राज्यपाल को क्या करता है? वो राज्यपाल को सलाह देता है कि वह मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति करे। मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति करे। ठीक है बेटा, कि राज्यपाल को सलाह देता है कि वह मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति करे। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की सभी बैठकों की अध्यक्षता करता है। तो ये मुख्यमंत्री क्या करता है? मंत्रिपरिषद की सभी बैठकों की अध्यक्षता करता है। मंत्रिपरिषद की सभी बैठकों की अध्यक्षता करता है। कौन करता है? मुख्यमंत्री। वह राज्य के प्रशासन तथा विधान संबंधी प्रस्ताव के संबंध में कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों से राज्यपाल को समय समय पर सूचित भी करता है। मुख्यमंत्री विधानमंडल के कार्य संचालन में नेतृत्व प्रदान करता है। सभी सरकारी विधेयक उसके निरीक्षण में तथा उसकी सलाह के अनुसार तैयार किए जाते हैं। और मुख्यमंत्री, देखिए, राज्य विधानमंडल में मुख्यमंत्री सरकार का मुख्य वक्ता होता है। राज्य विधानमंडल में मुख्यमंत्री सरकार का क्या होता है बेटा? मुख्य वक्ता होता है। ये शक्तियाँ और कार्य नोट्स में उपलब्ध हैं, ध्यान से इनको पढ़ लेना। समझाने का है कि सरकार का वास्तविक अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, राज्यपाल को सलाह देता है कि वह मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति करे। और मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है, इसलिए वह दल में एकता और अनुशासन बनाए रखने के लिए दलीय सचेतकों के माध्यम से निर्णय करता है। अर्थात मुख्यमंत्री की शक्तियाँ और ये कार्य हो जाते हैं। फिर आता है मुख्यमंत्री की स्थिति, कि जिस तरह से देश में प्रधानमंत्री की स्थिति होती है उसी तरह से राज्य में किसकी स्थिति होती है? मुख्यमंत्री की स्थिति होती है। अब आगे देखिएगा, जो नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा बेटा वो आएगा स्थानीय स्वशासन, जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या आएगा? स्थानीय स्वशासन। स्थान कोई लोकल जगह, एडमिनिस्ट्रेशन। स्थानीय स्वशासन ये वह शासन व्यवस्था है जिसने भारत देश में ग्रामीण स्तर को उच्च दर्जा दिलाया। देखिए, स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य है कि शासन की उस प्रणाली से है। स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य शासन की उस प्रणाली से है। ध्यान देना, स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य, लिख देता हूँ, स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य, स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य शासन की उस प्रणाली से है, शासन की उस प्रणाली से है, ध्यान दीजिएगा, उस प्रणाली से जिसमें निचले स्तर पर लोगों को भागीदार बनाकर, जिसमें निचले स्तर पर लोगों को भागीदार बनाकर, जिसमें निचले स्तर पर, ध्यान देना, कौन से स्तर पर? निचले स्तर पर लोगों को भागीदार बनाकर, लोकतंत्र को मजबूत किया जाता है। लोकतंत्र को क्या किया जाता है बेटा? मजबूत किया जाता है। कि स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य है, शासन की उस प्रणाली से तात्पर्य है
कि जिसमें निचले स्तर पर लोगों को भागीदार बनाकर लोकतंत्र को क्या किया जाता है, सुनिश्चित किया जाता है और लोगों को अपनी समस्याएं स्वयं हल करने के लिए सक्षम बनाया जाता है। और ध्यान दीजिएगा, और लोगों को अपनी समस्याएं स्वयं हल करने के लिए सक्षम बनाया जाता है। ये स्थानीय स्वशासन का अर्थ है। अब देखिएगा बेटा आगे स्थानीय स्वशासन में कि हमारे देश की बात करें तो देखिए, देश से पहले की बात करते हैं। देश से पहले से मतलब है देश आज़ाद हुआ था उससे पहले की। तो ब्रिटिश शासनकाल में, कौन से शासनकाल में, ये इसका अर्थ है, ध्यान से नोट कर लेना इसको। और शब्दों के साथ साथ जो मुख्य मंडल से जो शब्द निकल रहे हैं उनको भी ध्यान से समझना है आप लोगों को। अब आगे देखिएगा, ब्रिटिश शासनकाल में सर्वप्रथम 1870 में, देखिए हम आज़ाद हुआ है हमारा देश 15 अगस्त 1947 को। इससे पहले ब्रिटिश शासनकाल था, ब्रिटिश भारत था। तो ब्रिटिश शासनकाल में 1870 की बात कर रहे हैं हम। कब की बात कर रहे हैं? तो 1870 में लॉर्ड मेयो ने, किसने? लॉर्ड मेयो ने स्थानीय स्वशासन की अनुशंसा की। किसकी अनुशंसा की? स्थानीय स्वशासन की अनुशंसा की। ध्यान देना शब्दों पे कि ब्रिटिश शासनकाल में 1870 में लॉर्ड मेयो ने स्थानीय स्वशासन की अनुशंसा की कि एक स्थानीय स्वशासन होना चाहिए। परंतु स्थानीय स्वशासन का आरंभ, परंतु लग गया, क्या लग गया? परंतु स्थानीय स्वशासन का आरंभ, शब्दों पे ध्यान देना। आरंभ कब हुआ था? 1882 में। कब हुआ था? 1882 में। 1882 में लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। लॉर्ड रिपन के समय हुआ। ध्यान देना कि ब्रिटिश शासनकाल में 1870 में लॉर्ड मेयो के काल में स्थानीय स्वशासन लागू करने की अनुशंसा की। अगर यह लागू हो जाता तो किसके काल में होता? लॉर्ड मेयो के। परंतु स्थानीय स्वशासन का जो आरंभ किया गया था वो 1882 में लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। इसलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। तो स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइन है, ध्यान से समझना। ये पूरा एक बार आप लोग देख लीजिएगा कि ब्रिटिश शासनकाल में 1870 में लॉर्ड मेयो ने, ठीक है बेटा, स्थानीय स्वशासन की अनुशंसा की, लागू करने की क्या की? कवायद चालू की। परंतु 1882 में यह लॉर्ड रिपन के समय आरंभ हुआ था। इसलिए स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अब देखिए, अब बात करते हैं हम स्तरों की। साफ कर देते हैं। देखिए बेटा, स्थानीय स्वशासन के 2 स्तर हमारे देश में विद्यमान है कि हमारे देश में स्थानीय स्वशासन के 2 स्तर विद्यमान हैं। कितने स्तर विद्यमान हैं? 2। अब जो 2 स्तर विद्यमान हैं वो कौन कौन से हैं? पहला बेटा ग्रामीण स्थानीय शासन। देखिए, पहला ग्रामीण स्थानीय शासन, ग्रामीण स्थानीय शासन, जिसे बेटा क्या कहते हैं? पंचायती राज। क्या कहते हैं? पंचायती राज। दूसरा, देखिए हमारे देश में स्थानीय स्वशासन के 2 स्तर विद्यमान है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। हमारे देश में स्थानीय स्वशासन के कितने स्तर विद्यमान है? 2 स्तर। पहला ग्रामीण स्थानीय शासन,
जिसे पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। दूसरा शहरी निकाय या शहरी स्थानीय शासन। दूसरा है बेटा शहरी निकाय या शहरी स्थानीय शासन। ये दो हमारे देश में इसके स्तर विद्यमान है। कौन कौन से हैं बेटा? कि हमारे देश में दो स्तर विद्यमान है। पहला ग्रामीण स्थानीय स्वशासन अर्थात पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था। दूसरा शहरी स्थानीय स्वशासन। तो पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था। देखिए बेटा, अब आगे हम बात करते हैं किसकी? पंचायती राज व्यवस्था की। कि स्थानीय स्वशासन का आरंभ कब माना जाता है? 1882 में लॉर्ड रिपन के समय माना जाता है। अब आगे देखिएगा कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में, किसमें? राष्ट्रीय आंदोलन अर्थात भारत का जो आज़ादी का जो आंदोलन था उसे राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी ने पंचायती राज को अत्यंत लोकप्रिय बना दिया। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी ने क्या कर दिया? पंचायती राज को अत्यंत लोकप्रिय बना दिया। किसको? पंचायती राज को क्या बना दिया बेटा? अत्यंत लोकप्रिय बना दिया। आगे देखिएगा अत्यंत लोकप्रिय कैसे बनाया। उनकी प्रेरणाओं से ही संविधान सभा, उनकी महात्मा गांधी की प्रेरणा से संविधान सभा ने नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायत का गठन स्वीकार किया गया था। अर्थात अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख किया गया है। और इतिहासकार जो अल्टेकर थे, एक इतिहासकार है जिनका नाम है इतिहासकार अल्टेकर, इतिहासकार अल्टेकर, अल्टेकर। तो इतिहासकार अल्टेकर ने भारतीय गांवों को छोटे छोटे गणराज्यों की संज्ञा दी है। इतिहास अल्टेकर ने क्या किया है बेटा? भारतीय गांवों को छोटे छोटे गणराज्यों की संज्ञा दी है। और ये छोटे छोटे गणराज्य प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं, जैसे चोल साम्राज्य में। ठीक है बेटा। तो भारत में पंचायत राज शासन प्रणाली प्राचीन काल से ही विद्यमान रही है। चोल शासन में तो इसका आदर्श रूप देखा जा सकता है। इतिहासकार अल्टेकर ने भारतीय गांवों को छोटे छोटे गणराज्यों की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा दी है? छोटे छोटे गणराज्यों की संज्ञा दी है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। स्थानीय स्वशासन में इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आपके सामने उपस्थित हैं। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा कि स्वतंत्रता के बाद जाहिर सी बात है कि हमें स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली। हमारे देश का जो संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को हुआ है। कब लागू हुआ है? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। और स्वतंत्रता के बाद 1952 में एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। देखिए, स्वतंत्रता के बाद 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की कि सभी व्यक्ति साथ रहकर एक नीति निर्धारित करें। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की कब? 1952 में। कि 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की क्या की गई बेटा? शुरुआत की गई, जिसकी असफलता के बाद कि इन्होंने क्या किया था कि सामुदायिक गांव में पंचायत राज शासन व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा 1952 के तहत, परंतु यह कैसा रहा? असफल। तो 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई, लेकिन उसकी असफलता के बाद, किसके बाद? इसकी असफलता के बाद पंचायती राज के बेहतर विकास के लिए, पंचायती राज के बेहतर विकास के लिए, बेहतरीन, अच्छा, तो बेहतर विकास के लिए क्या किया गया? बेहतर विकास के लिए 1957 में, इंपॉर्टेंट है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया।
बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। बलवंत राय मेहता समिति का क्या किया गया बेटा? गठन किया गया। ध्यान से इसको देखिएगा कि स्वतंत्रता के पश्चात 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना की गई, किंतु उसकी असफलता के बाद पंचायत राज के बेहतर विकास के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का क्या किया गया? गठन किया गया, जिन्होंने पूरे देश में किन्होंने? बलवंत राय मेहता समिति ने, जिन्होंने पूरे देश में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली लागू करने की सिफारिश की। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू करने की सिफारिश की कि पंचायत राज के कितने स्तर होने चाहिए? 3 स्तर होने चाहिए। कितने? 3 स्तर होने चाहिए। ठीक है, समिति की स्थापना की गई 1957 में। अब बलवंत राय मेहता समिति की कुछ सिफारिशें हैं। अब वो सिफारिशें किस प्रकार है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की जाए, कि पंचायती राज में 3 स्तर होने चाहिए। कितने स्तर होने चाहिए? 3। ग्राम पंचायत का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए। पंचायत राज में 3 स्तर होने चाहिए, अर्थात त्रिस्तरीय पंचायत राज की व्यवस्था की जाए। दूसरा, ग्राम पंचायत का प्रत्यक्ष चुनाव होना चाहिए, जबकि पंचायत समिति व जिला परिषद का चुनाव कैसा होना चाहिए? अप्रत्यक्ष होना चाहिए। कि ग्राम पंचायत का तो जनता कर सकती है, परंतु पंचायत समिति और जिला परिषद का चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकती, उसके चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा वह चुनाव करवाना होता है। यह बलवंत राय मेहता समिति में कहा गया कि नियोजन व विकास की सभी गतिविधियां किसको सौंपी जाए? संस्था को सौंपी जाए। कि जो भी गांव में नियोजन होगा, जो भी विकास होगा, उसकी रिपोर्ट किसको सौंपी जाएगी? संस्था को सौंपी जाएगी। ठीक है बेटा। स्थानीय स्वशासन के हमारे देश में 2 है, ग्रामीण स्तर पर पंचायत राज, शहरी स्तर पर स्थानीय शासन। अब देखिए आगे पंचायती राज की बात करें तो मेहता समिति की सिफारिश लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य बना था। तो जो मेहता समिति है उसकी सिफारिश करने वाला राजस्थान क्या बना था? पहला राज्य बना था। मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति 1957 की सिफारिश करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? राजस्थान। ध्यान रह जाएगा, आगे देखिएगा। पहला राज्य कौन सा बना? राजस्थान। अब राजस्थान कैसे बना इसको देखिएगा कि 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिन। ठीक है ना। तो महात्मा गांधी ने क्या किया था? संविधान में गठन का उल्लेख किया था अनुच्छेद 40 के तहत नीति निर्देशक तत्वों में। तो इनके जन्म को याद रखते हुए 2 अक्टूबर 1959 को, कब? 2 अक्टूबर 1959 को। ध्यान देना बेटा, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें राजस्थान में सर्वप्रथम लागू की गई थी। तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान राज्य, ठीक है, कौन सा राज्य? राजस्थान राज्य। तो ध्यान देना, 2 अक्टूबर 1959 जिले को नागौर जिले के, कौन से जिले के? नागौर जिले के। ठीक है ना। तो यह है नागौर जिला कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। तो नागौर जिले के बगदड़ी गांव में, कौन से गांव में? बगदड़ी गांव में। ठीक है बेटा। नागौर जिले के बगदड़ी गांव में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। अब यह जो पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को, तो इसका जो शुभारंभ किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो देखिए राजस्थान में पंचायत राज व्यवस्था का जो आरंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। ठीक है ना। कि सर्वप्रथम नागौर में पंचायत राज प्रणाली का आरंभ किया गया था भारत देश में, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी।
कि मेहता समिति सिफारिश लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य बना और 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका क्या किया गया बेटा, आगाज किया गया। फिर पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु कुछ अन्य समितियां भी बनाई गई थी। पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु कुछ अन्य समितियां भी बनाई गई थी, जैसे अशोक मेहता समिति। सुधार हेतु अन्य समितियां बनाई गई थी, जैसे अशोक मेहता समिति। अब अशोक मेहता समिति जो बनाई गई थी बेटा, वो 1977 में बनाई गई थी। ठीक है ना। ये बहुत सारी ऐसी समितियां बनाई गई थी, जैसे अशोक मेहता समिति है 1977 में। इसमें 2 स्तर, पंचायत राज के कितने स्तरों को अपनाया जाएगा, 2 स्तरों को। ठीक है बेटा, कि इसमें द्विस्तरीय, उसमें कितने थे, त्रिस्तरीय, और इसमें द्विस्तरीय। बहुत सारे तर्क वितर्क हैं जो इनमें दिए गए हैं, जो आपको नोट्स में मिल जाएंगे। कि अशोक मेहता समिति 1977, उसके बाद GV.K. राव समिति 1985। ठीक है ना। इसमें ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया था, परंतु GV.K. राव समिति 1985 में कहा गया था कि इसका कार्यकाल 8 वर्ष कर दिया जाए। LM सिंधवी समिति 1986, P.K. थुंगन समिति 1988। उसके बाद 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन द्वारा, 73वें व 74वें संविधान संशोधन द्वारा, ध्यान दीजिएगा बेटा कि 73वें संविधान 74वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं एवं 12वीं अनुसूची में, कौन कौन सी में, 11वीं एवं 12वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत एवं स्थानीय स्वशासन से संबंधी कुछ विशेषताएं दी गई हैं। तो देखिएगा, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को। ध्यान दीजिएगा कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। अभी गया है, कब मनाया जाता है बेटा, 24 अप्रैल को। तो ध्यान में रखना है, क्वेश्चन पूछता है कि पंचायती राज, यह संशोधन अधिनियम 73वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है, यह 1992 में पारित किया गया था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पारित किया गया था। ठीक है बेटा, जो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। 24 अप्रैल 1993 को क्या हुआ, यह है लागू हुआ। क्या, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, और इसी दिन पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना। इसकी जो प्रमुख विशेषताएं थी, ग्राम पंचायत सरपंच। ठीक है बेटा, सारणी में आपको बताया गया है नोट्सों में। और इसी के साथ प्रमुख विशेषताएं हैं, त्रिस्तरीय प्रणाली की, आरक्षण की विशेषताएं हैं, निर्वाचन आयोग है। ये सभी आपको जो नोट्स हैं उनमें दिए गए हैं। 73वें संविधान संशोधन में पंचायतों से संबंधित कितने विषय दिए गए हैं, 29। 74वें संविधान संशोधन में 18 विषय शामिल किए गए स्थानीय स्वशासन के, नगर निकाय के। 3 स्तर बताए गए, ग्राम। ठीक है बेटा, कितने स्तर बनाए गए हैं, 3 स्तर बनाए गए हैं, जैसे ग्राम पंचायत सरपंच। ठीक है बेटा, या फिर ग्राम, खंड और जिला, ब्लॉक और जिला। ग्राम पंचायत होता है जैसे सरपंच, ब्लॉक में आप मान लीजिएगा बेटा प्रधान होता है। कौन होता है, प्रधान, और जिले में जिला प्रमुख। तो ये सारणी के माध्यम से आपके उस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो के साथ साथ यह है जो विशेषताएं हैं नोट्सों में आपके संपूर्ण रूप से उपलब्ध करवाई गई है। तो बेटा इसी को हमें ध्यान में रखते हुए हमें राज्य प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन जो 1992 में लागू किया गया था, पारित हुआ था, और 1993 में यह लागू हुआ था। उसी दिन से पंचायती राज 24 अप्रैल से माना जाता है। पंचायत राज की स्थापना कब की जाती है। तो ये सभी आपको बेटा ध्यान में रखने हैं, और इस वीडियो के माध्यम से आपको यह चैप्टर समझना है। नोट्स आपके पास उपलब्ध है, कुछ भी समस्या हो
नोट्स में देखिएगा, समझिएगा, ठीक है ना। बाकी चिंता ना करें, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी के साथ ये जो संविधान से संबंधित हमारे जो 7 चैप्टर हैं खंड ब में, ये कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो अगले वीडियो में देखेंगे। 7 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं आज। इसी के साथ ये लेसन ख़त्म होता है। ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा, ठीक है बेटा। धन्यवाद।